साथ ही साथ ये हरियाणा में किसी भी विभाग का पहले तरह का चैटबॉट है, पहला कोई विभाग है जो ये चैटबॉट लॉन्च कर रहा है और हमें विश्वास है कि इससे आम जनता तक परिवार पहचान से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो बहुत ही सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी समस्या, कोई शिकायत, कोई भी जिसका समाधान चाहते हैं वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही चैटबॉट के साथ साथ ही जैसे हम सभी व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, हर किसी के फोन में व्हाट्सएप है, तो इसी के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी कोई अपना जानकारी प्राप्त कर सकता है परिवार पहचान पत्र से संबंधित, जो चैटबॉट पे अवेलेबल है और वही सारी समस्त जानकारियां व्हाट्सएप से भी प्राप्त की जा सकती है अपने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में। तो अब परिवार पहचान पत्र की संबंधित कोई भी जानकारी कॉल सेंटर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं और साथ ही साथ चैटबॉट और व्हाट्सएप से भी जानकारी ले सकते हैं। और सॉरी सर, नाम सर उसमें आएगा सर। तो और इस चैटबॉट का नाम है ताऊ। तो ताऊ से आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, तो समझ जानकारी। मैं हूं ना। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको लॉन्च नहीं कराना क्यों? अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि माउस का बटन दबाकर ताऊ नामक चैटबॉट का लोकार्पण करें। तो लट ठाठा के बीमार है। लट गाड़ रहा है। ये चलिए। इसी कड़ी में हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी और सेवा विभाग द्वारा हाल में ही ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन शुरू करी गई थी, जिसमें अगर कोई भी एलिजिबल व्यक्ति है जिसकी 60 साल की उम्र हो जाती है और उसका इनकम लिमिट में वो परिवार आता है तो उसकी प्रोएक्टिव पेंशन बनाई जाती है। तो उसी कड़ी में आज दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उससे पहले श्री विजेंद्र कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दें। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले साल ओल्ड एज पेंशन को प्रोएक्टिव कर दिया गया था। प्रोएक्टिव का भाव, कहने का भाव यह है कि एज के लिए वेरिफिकेशन जैसे ही सीआरआईडी के डेटाबेस में हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि अगले 1-2 महीने में कौन कौन 60 की उम्र क्रॉस करने वाला है, तो वो डेटा इकट्ठा करके सेवा विभाग को भेज दिया जाता है ताकि वो उस नागरिक से मिलकर उसकी कंसेंट ले ले, क्या आप अपनी ओल्ड एज पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं या नहीं। इसी कड़ी में आज एक और बड़ा स्टेप लिया जा रहा है कि दिव्यांग की पेंशन, जो डिसेबिलिटी जिन लोगों को है, उन लोगों की पेंशन भी प्रोएक्टिव मोड में आज से शुरू की जा रही है। आज पंचकुला जिले के लगभग 15 केसेस की पेंशन आज यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री शुरू करेंगे और इसका भी प्रोसीजर वही रहेगा कि जैसे ही डिसेबिलिटी 60% की डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन हो जाती है सीआरआईडी डेटाबेस में, वो डेटा हमारे पास सेवा विभाग के पास पुश किया जाएगा। सेवा विभाग अगेन उसकी कंसेंट के लिए नागरिक को अप्रोच करेगा और कंसेंट के बाद उसकी पेंशन वहां पर शुरू कर दी जाएगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि माउस का बटन दबाकर इस नए प्रकल्प प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन का शुभारंभ करें। आज की इस कड़ी में आखिरी किंतु मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अब तक हरियाणा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो बुक हुआ करते थे सब सिफारिश से, मैनुअल तरीके से, नाना प्रकार से लोग बुक कराते हैं और उसका कोई सिस्टम नहीं बन पाया था। तो उसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इसका भी एक सिस्टम बनाया जाए और उस कड़ी में एक नया पोर्टल विभाग द्वारा तैयार किया गया है, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जिसमें हरियाणा के समस्त पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस इंक्लूडिंग हरियाणा भवन में दिल्ली के, उसका एक पोर्टल बनाया गया जिसके माध्यम से सभी उन कमरों की बुकिंग की जा सकेगी और इसमें जो आम जनता है वो भी इसमें बुक अपना कमरा करा सकते हैं फीस देकर। और इसके अलावा बाकी भी जो एंटाइटल्ड लोग हैं, चाहे ऑफिसर्स हों चाहे विधायकगण हों, वो भी इसमें बुक करा सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से इसमें बुकिंग संभव हो पाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि माउस दबाकर
इस पोर्टल का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीज़ों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज़ जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो उस पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे एक सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज़ को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहाँ से मिले। उत्तर भी देंगे ताऊ जी, तो उत्तर जो है हमको मिले। अब इसमें एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे उस सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ता है। जिस आदमी को बोलना है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज उसको, और ये सामान्यतः एक बार जो व्यक्ति अपना चैट बॉक्स खोलेगा और वही व्यक्ति बार बार पूछेगा तो उसके उत्तर ठीक आएंगे। लेकिन अगर एक ही चैट बॉक्स को मुझे लगता है अगर अलग अलग व्यक्ति जाके पूछेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई बार आती है। अब ये प्रारंभिक चरण हैं, जो भी चीज़ें इसमें होंगी हमारे टेक्निकल लोग इस पर लगातार नज़र रखेंगे। लेकिन अच्छा फ्रेंडली एक विषय, जहाँ भी कई आदमी होता है अपने मोबाइल को साथ लेके रखता है, चाहे वो खेत में जाए, ऑफिस में जाए, घर में बैठे पढ़ने जाए, सैर करते हुए भी अपनी जानकारियाँ ले सकता है। चैट बॉक्स का एक ही इस प्रकार से एक हमने सोल्यूशन दिया है और मैं समझता हूँ जनता को बहुत इसका लाभ होगा। और जितने उसके प्रश्न होंगे, चाहे उसके जाति के हैं, आय के हैं, व्यवसाय के हैं, जन्मतिथि के हैं, ये सब जो उसको, चाहे उसका फिर आय के साथ उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड हो, फिर उसकी चाहे जो भी कोई प्रश्न है, वो सारा जो सूचना डाटाबेस हमारे पास जो कोष बना है, उस कोष में से उसको ये उत्तर त्वरित और सटीक रूप से ये सब मिलेगा। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन ये सेवा। और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफ़ी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही प्रोएक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और जो तीसरा एक पोर्टल है वो हमारे यानी जो जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं, चाहे वो दिल्ली का हरियाणा भवन है, चाहे फिर हमारा गुड़गांव का PWD रेस्ट हाउस है या पंचकुला का PWD रेस्ट हाउस है, और जितने हरियाणा के लगभग ये 45 के आसपास रेस्ट हाउसेज हैं। इसमें शिमला का बेनमोरबी है, मसूरी का रेस्ट हाउस वो भी इसमें जोड़ा है। मेरे ख्याल प्रदेश के बाहर के तो 2 ही है इसमें। तो उन सबको जोड़ करके और जो भी व्यक्ति बुकिंग करना चाहता है उसमें जिनकी एंटाइटलमेंट है, अधिकारी हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वो सब कर ही सकते हैं, अधिकारी भी कर सकते हैं। इसमें पत्रकारों को भी जिनको उसकी एंटाइटलमेंट होगी वो भी उसमें अपनी बुकिंग हिसाब से कर सकेंगे। बुकिंग प्राइवेट लोग भी कर सकेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया है कि 15 दिन पहले उसके लिए प्राइवेट बुकिंग के लिए
जो कमरे निर्धारित किए गए हैं उतने वो कर सकते हैं। 7 दिन 15 दिन से 7 दिन जब रह जाएंगे तो उन कमरों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। यदि वो आधे कमरे उनके लिए हैं, आधे कमरे जो एंटाइटल लोग हैं उनके लिए। लेकिन एंटाइटल लोग अगर बुकिंग नहीं कर पाते हैं, फिर भी कमरे बचते हैं, तो और कमरे फिर 7 दिन तक उसको 75% कमरे बुकिंग करने का भी एक सिस्टम बनाया है। हरियाणा निवास में, क्योंकि हरियाणा भवन में 20 कमरे ऐसे आखिर तक हम निश्चित करके रखेंगे, क्योंकि वहाँ सामान्य अधिकारियों को अपनी मीटिंग्स होती हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जाना होता है। तो 20 कमरे आखिर तक उनके लिए उपलब्ध रहेंगे कि वो जाकर के कर सके। प्राइवेट आदमियों के लिए भी जो चार्जेस हैं वो जो सामान्यतः होटल के चार्जेस है उससे कम रखे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें दिल्ली के हरियाणा भवन के 2000 रुपये रखा है, गुरुग्राम का 1000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1500 रुपया है, पंचकुला का 1000 रुपया है, और ऐसे ही बैनमोर और मसूरी उसमें जो वीआईपी सूट भी एक वहाँ है, तो वीआईपी सूट भी बुकिंग करा सकेंगे। बाकी जगह पर वीआईपी सूट नहीं करा पाएंगे, लेकिन वहाँ वीआईपी सूट, क्योंकि हमारे में से कोई जाना बहुत किसी का होता भी नहीं है, तो उसको भी कोई कराना चाहता है तो 3000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको वीआईपी करा सकते हैं। और सामान्य कमरे जो हैं वो 2000 जैसा दिल्ली का रेट है, वो उनके लिए 2000 रुपये रहेगा। जो एंटाइटल लोग हैं उनके रेट अलग अलग पहले से हैं। वो जिनके एंटाइटलमेंट है उनको नाम मात्र नॉमिनल सा उसका एक पैसा होता है वो उनको देना पड़ेगा, ताकि वहाँ के जो सामान्य खर्चे हैं बिजली का या कोई और छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो व्यक्ति एंटाइटलमेंट होने के बाद भी उनसे वो लिया जा सकता है। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट यानी गेटवे IDBI बैंक के साथ उसको जोड़ा गया है, ताकि वो पेमेंट उसी समय बुक कराते समय वो करवा सकते हैं। रिफंड भी लेना हो तो 24 घंटे पहले, बुकिंग का जो दिन है उससे 24 घंटे पहले करवाना चाहें तो 20% की राशि कटवा करके वो पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर केवल विदिन 24 घंटे आखिर में, उसमें कोई राशि रिफंड नहीं होगी। तो इस प्रकार के ये कुल मिलाकर एक फैसिलिटी दी गई है और प्रारंभ किया है। हो सकता है कि हमें महीना 2 महीने बाद इसमें से कुछ कठिनाइयाँ ध्यान में आएंगी, तो फिर हम सभी जो जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी बैठ करके विचार करेंगे, कुछ चेंजेस करनी होगी तो उस चेंजेस को भी हम कर सकेंगे। ये भी एक विषय आपके ध्यान में इसको लाना था। तो मोटे रूप से आज जो ये 3 पोर्टल बनाए गए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं, इन तीनों का एक लाभ अपने को मिलेगा। परिवार पहचान पत्र की जो बात है उसमें निश्चित रूप से एक बात यहाँ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि हमने इसको परिवार पहचान पत्र कहा तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये परिवार परेशान पत्र है। वास्तव में ये उनके लिए तो परेशान पत्र इसलिए है कि अब उनके परिवार के पास काम ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि काम तो सब ऑनलाइन होने लग गए, पोर्टल पर होने लग गए, तो परेशान है कब काम करें क्या। जितने काम हमने कर दिए हैं पिछले 8-9 साल के अंदर, अब समस्या ये है कि उनको उसका कुछ सूझता नहीं है कि जनता को इतने लाभ मिल रहे हैं, तो हम जनता को किस तरीके से कोशिश करते हैं तरह तरह से कुछ ना कुछ बहकाना, भड़काना और उनको उकसाना, ये सब करते हैं, लेकिन वो इससे परेशान बहुत हैं। हम जहाँ तक कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सुनिश्चितता हो गई है आम नागरिक को, खास करके गरीब नागरिक को। तो हम इसका नाम अगर दूसरा नाम देते हैं तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। तो ये है परिवार पहचान पत्र का असली अगर अर्थ लेना चाहेंगे तो हमको ये बताएंगे। तो इसलिए ये परेशानियाँ उनको आती हैं, पोर्टल से बहुत परेशानियाँ हैं। वो हर बार कहते हैं कि हर चीज़ पोर्टल और पोर्टल की स्थिति ये है कि उनको अगर पूछा जाए कि कोई एक पोर्टल आपने जनता हित में कभी खोला है क्या, तो मैं देख रहा था कि ग्राम दर्शन पोर्टल जिसकी जो एक्सेस है हमने सभी विधायकों को दी है। तो किसी विधायक ने 50 बार, किसी ने 60 बार, किसी ने 100 बार ऐसे खोले हुए हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पोर्टल को पिछले 3 साल में मात्र 2 बार खोला है। तो जो अपनी जनता की डिमांड्स को उसमें रिकमेंड करने के लिए इतने लापरवाह हैं, तो उनको पोर्टल से तो परेशानी होनी ही होनी है। इसलिए इस पोर्टल के माध्यम से जनता तक सीधे कैसे पहुँचे हैं, चाहे वो ग्राम दर्शन है, चाहे वो नगर दर्शन है, चाहे वो सीएम विंडो है, और अब हमने एक जन संवाद पोर्टल और जो बनाया है, कुछ दिन पहले उसको लॉन्च किया था, कि जो जनता से आई हुई जितनी भी डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, उन सब को डिप्टी कमिश्नर लेवल पर अथवा मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के ऑफिस से अथवा अधिकारियों के ऑफिस से उसमें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद मार्क हो जाएगा संबंधित विभाग और उस अधिकारी को, और उस संबंधित अधिकारी और विभाग के जाने के बाद उसका जो निदान है वो उन्हीं को करना है। एक सेटअप सारे अपने सिस्टम में हर एक विभाग को ये बनाना होगा कि वहाँ हर चीज़ का, हर ऑफिस में नोडल अधिकारी इन सब पोर्टल्स को अध्ययन करने के लिए, खोलने के लिए
और उसको फिर काम करने के लिए, क्योंकि उसकी एजिंग, उसकी जो काम न करने की जो आदत है, ये जो फाइल चलती रहती है, महीनों महीने लटकती रहती है, अब इसमें एनालिसिस हो जाएगा कि कौन सा काम कब उनको मिला और उसके ऊपर उन्होंने कब क्या किया। आखिर एक निश्चित समय में उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो दे विल टेक टू टास्क। आखिर अधिकारी और कर्मचारी, किसी की मजबूरी हो तो बताएगा मेरी ये मजबूरी है, मैं इस पर काम नहीं कर सकता, तो उसका रिप्लेसमेंट भी होगा। लेकिन हर चीज़ ऑनलाइन है तो उसको उसका काम करके और अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लास्ट पर्सन जिसने वो ग्रीवेंसेस डाली हैं उसमें, उस तक सेटिस्फेक्शन हो। हाँ, काम करने का अगर लगता है कि काम हो ही नहीं सकता, ये भी जानकारी उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। कई बार कोर्ट केस होते हैं, कई बार विवाद कोई ऐसा होता है कि जिसके अंदर उसका अधिकार बनता ही नहीं है, तो ये जो सारी प्रक्रिया में से एक फाइनल उत्तर उसको मिलना चाहिए। हालांकि इन सारी चीज़ों में हमारे और भी कई सिस्टम पहले लागू हो चुके हैं, जैसे कुछ विभागों में सेवाएं राइट टू सर्विस के अंतर्गत उसके दिन निश्चित हैं, तो निश्चित दिनों में उनको सर्विस देनी होती है। अगर वो निश्चित दिन में नहीं देंगे तो ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से जो फर्स्ट अपेलेंट अथॉरिटी है उसको जाएगा। 30 दिन वो भी नहीं करता तो अगले नेक्स्ट सेकंड अपेलेंट अथॉरिटी को जाएगा। 30 दिन वो भी नहीं करते हैं तो राइट टू सर्विस कमीशन के पास चला जाएगा, और कमीशन उसमें संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई जो उनको उचित लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी वो करते हैं। ये अच्छी बात है कि 7 लाख के लगभग फर्स्ट अपेलेंट अथॉरिटी को जो अपील्स गई वो कमीशन पर जाते जाते शायद 2,500 या 3,000 रह गई, बाकी फर्स्ट अपेलेंट में और सेकंड अपेलेंट में ये सब वहीं कंप्लीट होकर लोगों को लाभ इसका मिला है। तो अब अपने आप गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप कि जो बिल्कुल घर के द्वार के ऊपर सरकार पहुंच करके कोई काम कर सकती है, तो इस नाते से ये सारे काम हमने किए हैं। थोड़ा अंतर है, नहीं अंतर ओवरलैपिंग नहीं, प्लेटफॉर्म एक ही होगा, काम उसी प्रकार होंगे, लेकिन सीएम विंडो पर तो आदमी किसी भी जगह पर जाकर के अपनी शिकायत जाके दे सकता है, अपलोड कर सकता है। लेकिन ये जन संवाद वाली ये किसी यानी मुख्यमंत्री के पास आते हैं, मंत्री के पास आते हैं या डीसी के ऑफिस में पहुंचते हैं, जो प्रत्यक्ष अपनी एप्लीकेशन वहाँ शिकायत के रूप में देते हैं, तो वहाँ से वो अपलोड होगी। आखिर में जाकर के डिपार्टमेंट में जो पहुँचेंगी तो चाहे उधर से आए चाहे इधर से आए, एक ही जगह पहुँचेगी, एक ही प्रकार का सोल्यूशन उसका मॉड्यूल ये बनाया गया है। और उस सारे का एनालिसिस हमने जो सीएम डैशबोर्ड बनाया है, उस सीएम डैशबोर्ड के पास प्रतिदिन उसका एनालिसिस होगा कि किस विभाग की कितनी पेंडिंग जो सॉल्यूशंस या पेंडिंग एप्लीकेशन रह गए हैं जिस पर काम नहीं हुआ, और उसमें भी एज वाइज कौन सी ऐसी हैं जो 3 महीने पहले की अभी सॉल्व नहीं हुई, कौन सी 2 महीने पहले की, कौन सी महीना पहले की, और उसमें भी कौन कौन सी समस्याओं पर कितना समय लगता है, इस पर अलग अलग कारण जो होते हैं उसके हिसाब से उनको उसका जो लिया जाएगा। इसके साथ एक विषय और जो है वो आप निश्चित रूप से चिंतित होंगे ही, वो है कोविड-19 जो महामारी है दोबारा से, और ये थोड़ा फैलने लगी है। अब इसमें पिछले 1 सप्ताह में महामारी के लगभग 600 मामले ऐसे आए हैं। हर सप्ताह यानी 500, 600, 700 ऑन एवरेज 90-100 मामले रोज़ाना आते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी सारी तैयारी है और इसका जो रिकवरी रेट है बहुत फास्ट है, अच्छा है। 99% अब रिकवरी रेट हमारा उसमें हो चुका है। कुछ एक केसेज बहुत नाम मात्र के कि जो अभी थोड़ा लंबे समय तक उनकी रिकवरी नहीं होती है, तो इसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सब अच्छे प्रकार से तैयार है, चाहे वो पीडियाट्रिक्स का जो डिपार्टमेंट है, चाहे अन्य बेड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आइसोलेशन बेड्स हैं और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। ये सब जो पहले हमारी तैयारी कोविड के समय थी उनको रिवाइव सबको कर लिया है। बीच में चूँकि एक काल ऐसा आया था जब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो थोड़ा जो ढिलाई आई थी उस ढिलाई को हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने और बाकी भागों ने उसको सबको पूरा कर लिया है। इसमें चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, पीएसएज हों, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हों, बीआई पैप, फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे बताए गए हैं। अब नहीं, वो तो वैक्सीनेशन का तो लगातार हमने 2 राउंड पूरे कर लिए थे। तीसरे राउंड में जिन लोगों को अलग से उसका क्या प्रिकॉशनरी बूस्टर डोज वो छूट दी थी भी, वो जिनको लगाना वो लगवा लें और बढ़े। चलिए हेल्थ के डिपार्टमेंट से ज़रा है ना, तो वो देखेंगे। तो फिर भी हम अलर्ट भी हैं और कहीं कोई इस प्रकार का भी वैसा कोई चिंता करने का विषय ज़्यादा नहीं है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
और ये ग्लोबली ये जो एक नॉर्मल बीमारी की तरह चीज़ें चल रही हैं वैसी अभी चल रही है। तो सुनाते से प्रश्न बाद में करेंगे, जरा विषय थोड़ा कंप्लीट कर। ऐसे ही एक विषय जो करंट है वो है फसल खराबे का। अब चूँकि ये कोई पूर्व में इसकी जानकारी भी नहीं होती और ये कोई किसी व्यक्ति के हाथ में भी नहीं है, एक नेचुरल एक जिस प्रकार का संकट आता है, कब वर्षा आ जाए, कब इसमें कोई मौसम खराब हो जाए, और इस बार तो मौसम का इस प्रकार की स्थिति बनी रही कि फसल पकने के बाद कटाई शुरू हो गई फसल की, और मार्च के बाद अप्रैल में अभी 2 दिन भी पिछले वर्षा के निकले हैं। कई बार तो फसल निकली हुई होती है, मंडी में पहुंची हुई होती है, उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिर भी किसान का जो नुकसान है उस नुकसान में उसकी सहायता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत से किसानों ने अपना बीमा कराया है और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ रहा है। अब लोगों को पता लगता है कि वहाँ बीमा कराएंगे तो आसानी से वो सारी चीज़ें, उसका सर्वे भी हो जाता है, उसका नुकसान भी समय पर तय हो जाता है। कहीं कठिनाई आती है तो फिर सरकार इंटरवीन करना होता है, वो करते हैं। जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार जो है कंपनसेशन उसके रेट हैं वो हम देते हैं। अब चूँकि देरी से हुआ है तो इसमें असेसमेंट में थोड़ी कठिनाई आई है, फिर भी स्पेशल गिरदावरी का काम उसको हमने 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि उसका सारी की गिरदावरी, क्योंकि गिरदावरी 30 अप्रैल तक फसल तो कट चुकी है, लेकिन उसमें सैंपल बेसिस लेकर के और उसका एनालिसिस करना, और वो एनालिसिस करके कितना खराबा हुआ है तो 30 अप्रैल तक असेसमेंट पूरी करके तब तक फसलें काफ़ी मंडी में भी आ चुकी होंगी, तो मंडी की प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी उसको एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अभी तक जानकारी ये है कि गेहूं का नुकसान बहुत बड़ा जितना सोचा जा रहा था उतना नहीं है। 10%, 15%, 20%, मोटे तौर पर काफ़ी जिलों में इतना ही है। 25% तक तो कंपनसेशन जो है वो किसान को ही हम कहते हैं वो अपना उसमें यानी क्लेम की अपेक्षा ना करे। 25% से ऊपर होता है तो फिर क्लेम उसको दिया जाता है। जो भी क्लेम बनेगा वो मई के आखिर में, अभी उसके आंकड़े नहीं हैं ठीक से, नहीं वो करें गिरदावरी के आखिरी 2-3 दिन हैं, उसका कई बार क्या होता है डीसीज और एसडीएम्स को 5%, 10% शायद कुछ मात्रा है वो दी जाती है। तो भी कोई आंकड़े हो तो बता दें आप। सर 17 लाख एकड़ जो दर्ज हुई थी खराबे की, उसमें से 15 लाख एकड़ की जो वेरिफिकेशन हो चुकी है, सिर्फ 2 लाख एकड़ की रहेगी। हाँ तो बस हो जाएगी 30 तारीख तक सब। मई में मुआवजा, मई में जो मुआवजा होगा वो जितना जिसको बनेगा उस हिसाब से दे दिया जाएगा। मंडियों में कुछ आया सर, कितनी आई है? हाँ, मंडी में 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं ये अभी तक जो है आ चुकी है, जिसमें से 32.5 लाख मीट्रिक टन ये सरकारी एजेंसियों ने खरीद कर ली है, और अभी ये 9 लाख जिसको कहना चाहिए शेष है, लेकिन वो तो रोटेशन में जैसे रहती है उतना ही है। मंडी का उठान की एक समस्या थी, वो हमने डीसीज को लिख दिया है कि जहाँ कहीं समस्या ठेकेदारों से आ रही है वहाँ वो अपने हाथ में लेकर के, और जो भी कोई अलग प्रबंध जैसे पहले भी करते रहे हैं, आड़तियों से बात करके, और आड़तियों के अगर ट्रक होते हैं तो उनके लेंगे, और बाहर से भी लेना है तो उनके एक सिक्योरिटी ले करके, और उनको ट्रकों को उसी रेट पर जो रेट जो है देखिए वो रिलैक्सेशन, क्योंकि सेंटर ने उसमें एक कट लगाया था, लेकिन हमने घोषणा कर दी थी उसी समय कि जो भी पैसा है, नमी की छूट नहीं है उसमें, केवल उसका लस्टर लॉस और उसका जो दाना जो है बारीक दाना कटा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकन, हाँ ब्रोकन और शेवल्ड जो दाना होता है उसका जो परसेंटेज है उसमें जो पैसा अगर उनका कटेगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो उसको कंपनसेट करेगी, किसान से वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन नमी में छूट देना संभव इसलिए नहीं है, नमी की छूट दें तो फिर गीला अगर खरीदा गया और वो पैक हो गया, उसकी पाइज लग गई तो फिर उसको कोई संभालता नहीं, और फिर अंदर अंदर क्या होता है कि इसकी शिकायतें बहुत आती हैं। हम यही कहते हैं कि आप गेहूँ के नहीं अपने आप भी वो करके लाएं, और नहीं है तो वहाँ जब धूप निकलती है उसको सुखाएंगे, सुखा करके नमी। धान में ज़रूर है, धान का कोई शेलर जो हैं वो लेके जाते हैं, शेलर्स में बहुत बड़े ग्राउंड उनके पास होते हैं, वो फिर सुखाते हैं, सुखा करके फिर उसका साथ साथ चावल निकालते हैं। धान जो है इतने लंबे समय तक स्टॉकिंग भी नहीं होती, ये स्टैकिंग जो है गेहूँ की होती है, कभी कभी तो 2-2 साल 3-3 साल नहीं उठ पाता है। हालांकि अभी ये जो लस्टर लॉस वाला या ब्रोकन श्रेवल्ड ये है, ये प्रायोरिटी पर पहले यानी लिफो सिस्टम से उठाया जाएगा, बाकी नॉर्मली फिफो सिस्टम से उठाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि दाना बाद में ज़्यादा खराब ना हो, तो अब लास्ट वाला ही सबसे पहले उठाया जाएगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखा जाता है।
पिछले साल के बराबर ही आ रही है लगभग। हाँ, कोई कमी नहीं है। उन्हें कुल मिलाकर के जो लॉस सोचा जा रहा था वैसा नहीं है। तो लॉस मैंने जैसे बताया 10% 15% का ही लॉस है, और हमें लगता है कि ये 60 लाख मीट्रिक टन उसके बराबर तक पहुंचेगा, उसे कम नहीं रहेगा। सरसों भी 1 लाख और 2,12,000 मीट्रिक टन सरसों ये प्रोक्योर हो चुकी है। इसमें प्राइवेट एजेंसियों ने भी कुछ खरीदी है, फेड ने भी खरीदी है, क्योंकि जब रेट जो है एमएसपी से ऊपर बिकती है तो प्राइवेट लोग भी उसमें खरीदते हैं। हालांकि इस बार अपेक्षा तो ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट में ही जाएगी सरकार को, जैसे पिछले साल नहीं मिल पाई, लेकिन वर्षा के कारण से, कुछ खराब होने के कारण से, तो प्रायोरिटी जो है वो किसानों की जब ज़्यादा बिकती है तो जाएगी, और कम बिकती है वो भी ठीक जो किस्म की है, जो पैरामीटर सरकार के हैं उस नाते से फिर सरकार खरीदती है। एफएड के नाते अगर बहुत कहीं खराब है वो कम रेट पर जाती है तो वो भी प्राइवेट में ही। नहीं, एफएड एमएसपी पर ही लेगा। एमएसपी से ऊपर रेट गया अभी तक, हाँ अभी तक ऐसा नहीं है कहीं उन्होंने उत्साह में उन्होंने कहा हो या किसी और ने लगा दिया हो। उन्हें कई बार उत्साह जो है वो दूसरे लोग भी कर देते हैं, जो जिम्मेदार आदमी ना भी करे तो उत्साह दिखाने वाले लोग तो बहुत लगा देते हैं। हाँ, जो बयान वापस हो गया तो फिर उत्साह हो ना हो कोई खास बात नहीं है। एक चीज़ जो लगातार हमारे मित्र समय समय पर कहते हैं, हालांकि बहुत चीज़ों में दम नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो हमको स्पष्ट करनी ज़रूरी होती हैं तो उसकी जानकारी भी हमको देनी होती है। जैसे ये सरकारी नौकरियों का विषय आता है, सरकारी नौकरियों में अभी तक आंकड़े सब आपके सामने भी हम बार बार बताते हैं, फिर बता रहा हूँ कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियाँ कुल 80,000 के आसपास दी थी, 80,000 81,000 10 साल में पूरे। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियाँ हम दे चुके हैं, और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये, और उसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह, और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिला करके 60,000 के आसपास नौकरियाँ और हम 6 महीने में दे देंगे। यानी 1,62 9 साल में हो जाएंगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तो एक आंकड़ा ही आपको मैं इसको अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर में कितनी रिक्वेशन आती है वो तो डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कितनी वो देते हैं। हाँ, लेकिन HKRN की सब जोड़ लेंगे तो ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि HKRN की भर्ती को हम उस प्रकार की भर्ती नहीं मानते। वो आवश्यकता के हिसाब से जितने समय की डिमांड होती है उतने समय के लिए ही उनको लगाया जाता है। और एक चीज़ और जो आपके सामने उल्लेख करूँगा कि इस पेंशन के नाते से, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जिसके बारे में ये कहते हैं इतनी कट गई, ये हो गया वो हो गया, अब ये पेंशन की संख्या भी 2014 में ये संख्या थी जब वो छोड़ करके गए थे 21.82 लाख, 21,82,000, और अभी जो है 30,78,000 है। यानी 9 लाख लोग एक प्रकार का ये माने कि 45% उसमें वृद्धि हुई है। इतनी भी संख्या ज़्यादा बढ़ी, चलो संख्या भी बढ़ गई। फिर जहाँ तक इसका जो टोटल एक्सपेंसेस है, उनके समय में ये टोटल एक्सपेंस साल का होता था 2618 करोड़, महीने का 218 करोड़ था, तो साल का 2618 करोड़, और हमारा अब जो है 2,618 करोड़ की जगह सालाना 10,157 करोड़ होता है, यानी 8,500 करोड़ ज़्यादा। उनके सारे फिगर से रफली 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा हम जो है समाज में पेंशन के नाम से पैसा दे रहे हैं। और अगर ये 1 साल का अंतर देखा जाए तो ये 8.5 करोड़ 7.5 करोड़ बैठता है, तो 7,500 करोड़, तो 7,500 करोड़ जो दुनिया भर की वो सारी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन कई प्रोजेक्ट से ज़्यादा हर साल 7,500 करोड़ रुपये ज़्यादा जा रहा है। कैटेगरी भी बढ़ाई है, राशि भी बढ़ाई है। उस समय तो 1,000 रुपये छोड़ के गए थे। अगर 2002-03 में तो शायद 600 करोड़, कितने 600 रुपया थी, कितनी थी 300 रुपया नहीं, जब 4-5 में ये लोग आए थे 300 से सीधी 1,000, हाँ तो 600, हाँ 300 से 600 रही होगी। मानो जो इनके स्टार्टिंग में 2004 में 600 थी, जो आज इस समय 2,750 है। तो उस नाते से कितना जनता को सोशल
पेंशन के नाते से लाभ मिल रहा है हरियाणा में, इसका कभी भी वो चर्चा करेंगे भी नहीं। करेंगे तो उनका हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि जैसे वो लोन की बात करते हैं, इसकी करते हैं, उसकी करते हैं, उनको हिसाब किताब वास्तव में आता नहीं है, हिसाब किताब सिखाना पड़ता है। वो तो वही है, 2 2 5 होते हैं, इस प्रकार से चलने का उनका अभ्यास होता है। तो हम अड़े हुए नहीं है। मैं अपनी ठीक बात जो होती है उसी को कहता हूँ, अड़ने का विषय थोड़ी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम सब पढ़े लिखे हैं। क्यों व्हाइट पेपर लाएं? व्हाइट पेपर तो तब लाया जाता है जब कोई हमें लगता हो कि इसमें कोई गड़बड़ है, कोई और बात है। हमें गड़बड़ है, जिस किसी को गड़बड़ लगती है तब वो व्हाइट पेपर लाता है सरकार में। हमारे पास हम उनके समय हम व्हाइट पेपर लाए थे 2015 में, उसको आप पढ़ के देखेंगे तो उनके जो सारे क्लेम थे उसमें कितने विपरीत बातें निकली थी, आज भी लिखित है, आज भी वो रिकॉर्ड पर है। आप रिकॉर्ड पर लाएंगे तो व्हाइट पेपर तब लाया जाता है जब किसी की बात को लगता हो कि उसकी गलत सिद्ध करनी है। हमारी गलत है ही नहीं है, तो हमको अपनी बात को गलत सिद्ध करने का कोई कारण भी नहीं है। जो हम कहते हैं वही है, यही हमारा व्हाइट पेपर है। हमारा बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा व्हाइट पेपर है, अलग नहीं है कोई। देखिए, कुल मिलाकर के चलिए, एक तो ये विषय था। दूसरा 2 विषय और जो आपको बताने हैं मुझे, उनको एक तकलीफ और भी है। असल में एक तकलीफ उनकी ये है कि कभी किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल से वो इतने विचलित इसलिए नहीं हुए कि किसी मुख्यमंत्री ने इतने लंबे समय तक उनको बाहर नहीं रखा, और ये रिकॉर्ड हाईएस्ट है। अगर आज देखा जाए तो 3100 दिन लगभग हो गए हैं, तो 3000 या 3100 दिन तक किसी एक मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बाहर नहीं रखा, 66 से लेकर आज तक। वो भी अगर कोई एक समय है, मैं तो बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड ही है कि कभी उनको बाहर रखने वाला ऐसा मुख्यमंत्री मिला ही नहीं है। साहब कोई 200 दिन बाहर रख पाया, उनको कोई 600 दिन को मैक्सिमम बंसीलाल जी ने एक बार रखा था 4 साल 4.5 साल, फिर चौटाला जी ने 5 साल जो रखा। तो एक मुख्यमंत्री से वो इतना कभी भी परेशान नहीं हुए जितनी उनकी परेशानी अब बढ़ी है। क्या टारगेट है सर आपका? आज कम से कम उस सारे मामले में हम हाईएस्ट हो गए हैं, 3100 दिन तो हो गए, और आज कम से कम हाईएस्ट हैं। आगे का टारगेट नहीं रखना, जनता की सेवा करते करते, और जितना समय जनता की सेवा करेंगे वो अपने आप ही टारगेट बनेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, ऐसा भी बनाना ना, आगे भी कोई और ना तोड़ सके कोई। एक विषय मैंने आपके सामने रखना है कि अभी मेरा जो टूर प्रोग्राम चला है, जिसके अंदर खास करके हर जिले में मैं 3-3 दिन के लिए जा रहा हूँ। 2, 3, 4 यानी अप्रैल, ये मैं भिवानी जिले में गया था, तो उसमें 3 विधानसभाओं के 15-16 गांव मैंने कवर किए थे। वैसे ही अब पलवल जिले में ये तारीखें भी शायद 11, 12, 13, 14 कहते हैं, हाँ 12, 13, 14, तो 3 दिन ये भी मैंने किया। बहुत ही अच्छे सफल कार्यक्रम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा उसमें दोनों पर्पस थे। एक तो हम यहाँ बैठ करके लगातार कोविड के दिनों में भी हमारी सारी फोकस रहा कि जनता को क्या करना, कैसे करना। अब उसके बाद लगातार हमारी सरकार सारी उसकी डिलीवरी सिस्टम को ज़रा मजबूत करने के लिए लगी रही, लेकिन अंत में नीचे डिलीवरी कितनी पहुँची कितनी नहीं, क्योंकि आखिर राजीव गांधी जी की उस बात को तो हमें सत्य करना ही पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। तो हमें भी देखना पड़ता है कि ऊपर से हम जो भेज रहे हैं नीचे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो खुशी की बात यह है कि जो सिस्टम हमारे हमने बनाए हैं उन सिस्टम से जनता बहुत प्रसन्न है, और ओवरऑल गांव के गांव में कहीं 500 लोग, कहीं 700 लोग, कहीं 1000 लोग जितने भी मिले हैं, और मैंने तो हाथ खड़े कराए हैं। जैसे उदाहरण के लिए ई-टेंडरिंग, इतने प्रसन्न हैं लोग, आप में से कोई शायद रहा हो, मुझे 1-2 लोग मिले भी हैं, तो ये गवाह है उस बात के कि ई-टेंडरिंग में कहते हैं आपने बहुत बढ़िया ये काम किया, और इसमें कमीशन खोरी जो है सारी जो नीचे लेवल पर चलती थी वो सारी बंद हो गई। विरोध भी इसी कारण से हो रहा था, बल्कि वहाँ के सरपंच जो थोड़ा बहुत इस और स्वर उठाते भी रहे होंगे, तो उनका शुरू में हमें ये लगा, लेकिन बाद में हमें लगा ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो इसमें से बच गए। और वास्तव में सरपंचों के खिलाफ जो तलवार लटकी रहती थी, आज भी 1000 से ऊपर सरपंच ऐसे हैं जिनके पिछले रिकॉर्ड गायब हैं। अब उसके खिलाफ क्या करना होगा ज़रा विचार करेंगे, लेकिन अब आगे ये समस्या नहीं रही, उनको रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं। हर एक चीज़ ऑनलाइन आ जाएगी, पोर्टल पर रहेगी, और वो जो
उनका जो ऑफिस है, बैक ऑफिस में वो डाटा बना रहेगा, कभी भी निकाल लो उसको। तो इसलिए वो सब इसमें प्रसन्न है। ये साहब, ये 2 दिनों की अभी- सभा के बाद आप अधिकारियों की भी कुछ ड्यूटी लगा रहे हैं ऐसे प्रोग्राम में, कोई एक्स्ट्रा? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, अधिकारियों को जितने काम वो तो है ही हैं। तो मैं और 1-2 चीज़ें आपको बताकर ख़त्म करता हूँ। ऐसे ही दूसरा विषय जो मैंने वहाँ नौकरियों का, यानी 8-10 साल पहले नौकरियों की क्या स्थिति थी और आज नौकरियाँ कैसे मिलती हैं, इतना अति उत्साह था लोगों में कि पहले बंडल के बंडल, ढेर के ढेर हमको पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, नौकरियाँ रेट था। एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि आपकी सरकार के कारण से मेरा 25 लाख बच गया। मैं समझा नहीं कैसे बच गया 25 लाख। तो बात तो नौकरी की कर रहा था कि मेरा बेटा नौकरी लगा है, अगर यही कांग्रेस सरकार होती तो ये 25 लाख रुपए में मिलती। मैंने कहा आपको कैसे पता? कल लेंगे मैं पहले कांग्रेस में था, वो स्वयं कांग्रेस में था। आज चूँकि उसने आस्था जताई हमारे अंदर, अभी गया तो उन्होंने कहा कि वहाँ ये नौकरी 25 लाख से नीचे नहीं मिलती। अब ये भ्रष्टाचार के इतने नंगे नाच सारे के सारे सामने आ रहे हैं और जनता इन चीज़ों से बहुत प्रसन्न है। तो इसलिए बहुत से उदाहरण ऐसे हैं और हमने काम भी जो है लगातार जो वहाँ किए हैं। दोनों दौरों में मैंने कुछ घोषणाएं भी की हैं। जैसे पलवल में लगभग 300-325 करोड़ की घोषणाएं वहीं सारे उन गाँव से संबंधित, और एक रेन्यूअल का प्रोजेक्ट है, वो उन्हीं गाँव के अंदर आवश्यकता ज़्यादा थी पलवल ज़िले में ही, उसकी मैंने घोषणा की। 200 करोड़ रुपए का तो अकेला वो प्रोजेक्ट है, बाकी कहीं 10 करोड़, कहीं 5 करोड़, ऐसे करके हर एक गाँव में इन सब योजनाओं को जो तुरंत लागू करने की थी तुरंत लागू की हैं। जो उनकी डिमांड्स थी वो हम सब लेके आए हैं। उसकी फिजिबिलिटी 1 महीने के अंदर करके और इन दोनों जिलों में अलग से बताएंगे कि हाँ इनके कितने प्रोजेक्ट हमने स्वीकार कर लिए हैं। क्योंकि डिमांड्स बहुत आती हैं, पहले डिमांड आई नहीं होती है, तो बाद में जब आती हैं उसको साथ लेके आते हैं। और ये सारे काम भी एक भिवानी जिले में जो मैंने घोषणा की थी कि जितने भी महाग्राम हैं, इन महाग्राम में सब जगह एक ट्रैक्टर ये उपलब्ध कराएंगे स्वच्छता के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली। और उसके लिए एक आदमी जो पहले नफरी है उसमें साथ में एक आदमी ट्रैक्टर को चलाने वाला भी साथ में रहेगा। और इसमें पंचायतों के साथ एक जो हमारा शेयरिंग बेसिस के ऊपर फंडिंग है वो करेंगे। 75% स्टेट करेगी और 25% उस पंचायत के पैसे में आएगा। लगभग 5 लाख से 8 लाख कोई भी ट्रैक्टर कौन सा लिया जाएगा वो देखेंगे, लेकिन इतना खर्च उसमें 5 से लेकर 8 लाख तक खर्च आएगा हर गांव के लिए। भिवानी जिले के लिए एक दुलेढ़ी गांव है, दुलेढ़ी गांव में दुलेढ़ी मॉडल ये स्वच्छता अभियान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दुलेढ़ी गांव के नौजवानों की प्रशंसा की थी जो आज स्वच्छता अभियान में लगे थे। तो उस गांव में मैं स्पेशल गया था। उस मॉडल को पूरे भिवानी जिले में छोटे बड़े सब गांव में किया जाएगा। अभी पलवल जिले में जो महाग्राम हैं, इन सब महाग्राम की फिरनी जो चारों तरफ गांव के रास्ता होता है उसको जहां पहले बनी हुई है तो उसकी मुरम्मत की आवश्यकता वो करेंगे। कई जगह बीच बीच में हिस्से नहीं बने हुए, कोई कब्जे के कारण से कुछ और कारण से, उनको पूरा कराएंगे। और जहां पूरी नहीं बनी है उन सबको पूरा नया बनाने का काम और ये पंचायती राज के माध्यम से होगा। एक ये नई घोषणा वहाँ भी मैं करके आया हूँ। तो ऐसे अलग अलग जगह पर तालाबों की महाग्राम की हमारी पहले ही चल रही है। और पलवल जिले में तो मैं स्वयं कुछ तालाबों को देखने के लिए गया। कई जगह तो अब खुदाई चल रही है, जो उसका काम हो रहा है, बरसात से पहले कंप्लीट हो जाएगा। कुछ गांव में तो कंप्लीट होकर के पानी भरा भी जा चुका है। और अब साफ पानी, जो बिल्कुल पोल्यूटेड वाटर था जहाँ ओवरफ्लो कर रहे थे, उसमें साफ पानी, और आज पशु भी वहाँ पानी पीते हैं। तो इस प्रकार के तालाबों की स्थिति वो जो है वो अच्छी बनी है। आप लोग पूछ रहे हैं कि अगला गांव कौन सा, अगला जिला कौन सा। तो मैंने तय किया है कि कुरुक्षेत्र जिला 1, 2, 3 मई 3 दिन के लिए ये कुरुक्षेत्र जिले का एक कार्यक्रम रहेगा। 2 कार्यक्रम साथ में और आपको बता रहा हूँ कि अभी 23 अप्रैल को कैथल जिले का एक गाँव है धनौरी। धनौरी गांव में जो धन्ना भगत एक संत हुए हैं, तो धन्ना भगत की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ आएंगे। तो वहाँ के 2 जिले, कैथल जिला, जींद जिला, ये दोनों, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर गाँव है बिल्कुल, वहाँ धन्ना भगत जी का एक मंदिर भी है। हाँ, तो स्टेट लेवल कह सकते हैं या कंसर्ट, मेनली तो 2 जिले कंसर्ट करेंगे, आसपास के जो लोग आएंगे। लेकिन धन्ना भक्ति जयंती उसमें मैं स्वयं जाऊँगा और भी जितने संत हैं, बाकी पदाधिकारी, नेता सब आएंगे तो एक कार्यक्रम करेंगे ऐसे। हाँ, उपराष्ट्रपति जी भी आएंगे। 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जी का भी आगमन होगा। हमने निमंत्रण दिया था, वो बड़े सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि धन्ना भगत की जयंती कभी किसी ने मनाई नहीं है, हरियाणा ने पहल की है। कुछ लोगों को तो तकलीफ भी बड़ी हो गई शुरू, हम तो कहीं और लगे रहते थे, ये कहीं और से कहाँ से निकाल के ले आए धन्ना भगत है। तो हमने कहा भी देखो, समाज में ऋषि मुनियों का, संतों का अपना एक स्थान है। तो आप संतों को छोड़ करके और किसी और के पीछे लगते रहोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है।
तो इसी प्रकार एक कार्यक्रम तय किया हमने आज ही 4 मई को महंत गोरक्षनाथ उनका एक कार्यक्रम किया जाएगा करनाल में। महंत गोरखनाथ 4 मई को, तो ये करनाल में कार्यक्रम होगा। तो आज ही समाज के लोग आए हुए थे, सबने उन्होंने बैठ के तय किया कि हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि गोरखनाथ जी का भी अपना एक बड़ा महत्व रहा है और गोरखपुर उनकी एक प्रकार से पीठ है। हाँ, तो उसमें हमारे महंत बालकनाथ जी, वहाँ योगी जी हैं, या महंत बालकनाथ जो है उसको वो वहाँ एक प्रकार से उसकी अध्यक्षता वो करेंगे। तो मोटे रूप से इतने सब विषय थे। और अब कोई प्रश्न होगा? सर, ये दो दौरे जो हुए हैं उसमें 1 रुपए की आपने बात की थी कि अब 1 रुपए का कितना पैसा निकल जा रहा है? देखिए, अब चूंकि सारे सिस्टम ऑनलाइन है, अब कहीं भी लीकेज नहीं हो सकता। यहाँ से जाने में देर हो सकती है, लेकिन जिस दिन जाएगा उसी क्षण नीचे पहुँचेगा। अब डीबीटी की स्कीमें हो गई हैं। आज तो किसी की मानो बेटी के विवाह में भी शगुन जाता है, तो जितना यहाँ से चलाते हैं उतना ही पहुँचता है। अब ये डिमांड तो हो सकती है कि शादी से पहले दे दो, शादी के बाद मिल रहा है, अब डिमांड है अलग। अब इसमें हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं शादी से पहले देने का एक खतरा है कि पैसा ही लेना शुरू करें और बाद में शादी कहते टल गई, वो तो हो नहीं पाई। इसलिए वो अब उसमें एक सिस्टम सोच रहे हैं कि कुछ पैसा पहले दिया जाए, कुछ बाद में दिया जाए। ऐसे ही पेंशन है, अभी बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे मिलती है। जो ये शुरू में तकलीफ कर रहे थे, हमको बार बार कहते थे कि लो जी बुजुर्ग जो कैसे चल के जाएगा बैंक में, और उसके लिए तो बैंक का तो विषय गलत है, चुने हुए प्रतिनिधियों को, सरपंचों को दो या पार्षदों को दो, उनके माध्यम पहले बढ़ती रही। अरे पहले बढ़ती रही, वही तो गड़बड़ थी। जब हमने इसको ऑनलाइन करके और आधार बेस्ड किया था, उस आधार बेस्ड में मेरा ख्याल 30,000 ऐसे लोग थे जिनको नहीं मिल पाए में। जो 30,000 लोगों की पेंशन तो जा रही है, लेकिन आज वो है ही नहीं है। हाँ, उसमें गलती से थोड़ा ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो जिनका नाम जिंदा होते हुए भी शायद उसमें से कट चुका था। अब वो ऐसी गलतियां, एक ह्यूमन एरर जो होती है वो हुआ है। हमारे एक नेता हैं, वो उसी नेता को लेकर के आज भी घूम रहे हैं, उनको मुकुट पहना करके कि तरह फूफा जी हुआ है। सर, 2 सवाल है। पहला सवाल पूछना चाहती है, आज जो सेंसस तो हुआ नहीं, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने कहा है कि हम सबसे ज्यादा कंट्री बन चुके हैं। आपको लगता है कि कोई पॉलिसी होनी चाहिए या किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए पॉपुलेशन को? पहली बात तो ये कि नेशनल लेवल का इशू है, ये स्टेट लेवल का नहीं है। स्टेट लेवल पर हमने एक बात ज़रूर की है कि जो पॉपुलेशन है 2011 में अभी पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था, 2011 के बाद अभी हुआ नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। हमने उसको थोड़ा परिवर्तन बदल करके कर दिया कि परिवार पहचान पत्र ये हमारा बेसिस होगा फॉर काउंटिंग द पॉपुलेशन। तो अब वो पॉपुलेशन जो होती थी कि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, उसके आंकड़े कहीं का कहीं ले जाते थे और बहुत बड़ा अंतर हमको मिला है। कुछ स्थानों के ऊपर तो 20% अंतर मिला है। तो एक्चुअल में आज हर व्यक्ति की काउंटिंग होती है, उसका जन्म और मृत्यु जो रजिस्ट्रेशन है वो भी एक्चुअल हो गया, तो अब कहीं उसमें दिक्कत आती नहीं है। बाकी तो नेशनल लेवल पर जैसी पॉलिसी बनेगी विल फॉलो इट। सर, दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, गर्मियाँ सर पर हैं, बात आ रही है कि क्राइसिस पंजाब में हो सकती है। ये बिजली की पूर्ति के लिए आप लोगों ने किसी इंडस्ट्रियल लोन भी आप लोगों के पास आता है, क्या तैयारी है और किस तरह से आप एस्टिमेट कर रहे हैं? देखिए, ये बात ठीक है कि गर्मी में कठिनाई हर बार होती है, इस बार हो रही है ऐसा नहीं है, हर बार ही होती है, लेकिन उसमें प्रायोरिटीज हम तय करते हैं। प्रायोरिटीज़ में किसान की बिजली जो है उसको सिंचाई के लिए, क्योंकि सीजनल काम है, उसको हम प्रायोरिटी से देते हैं। इंडस्ट्री जो 24 आवर्स चलती है, जिसको ब्रेक लगाया नहीं जा सकता, वो हम 24 आवर देते हैं। सर्विसेज में खास करके हेल्थ सर्विसेज, इनको 24 आवर्स देना होता है। तो जो 24 आवर्स की सर्विसेज प्रायोरिटी सेक्टर तो पूरे मिलेंगे। और अगर कहीं अभी कम नहीं है, आज की डेट में शायद 98% हमारी सप्लाई है, सिर्फ 2% कम रही थी। 2-3 दिन पीछे गड़बड़ी हुई थी। एक प्रोजेक्ट हमारा खेदड़ है ना, बंद हुआ, खेदड़ का एक प्लांट हमारा बंद हुआ था, लेकिन वो चालू हो गया। और ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कब कोई खराबी आ जाए इसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। बाज़ार में भी डिमांड जब बढ़ती है तो फिर जितने हमें चाहिए शायद उतनी मिलती नहीं है, रेट भी महंगा मिलता है। लेकिन हमने कभी भी चिंता नहीं की, आवश्यकता पूर्ति, डिमांड पूर्ति करना ये हमारा पहला काम है। अगर इस 2 महीने में कहीं कोई कमी पड़ती है तो उसमें कोई रेट की हम चिंता नहीं करते हैं। 2 महीने के बाद फिर जब हमारे पास बिजली सरप्लस होती है तो फिर हम बैंकिंग करते हैं, और बैंकिंग की बिजली भी हमें कई बार इस मौसम में काम आ जाती है।
तो हमारे यहाँ इतना बड़ा संकट नहीं है। कोई कठिनाई आएगी भी सही तो हम उसमें जनता में अपील करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको पूरा हम कैसे कर सके करेंगे। सीएम साहब, दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेके एक दिक्कतें आ रही है कि जैसे पहले पीजीआई में प्रक्रिया थी करवाने की दिव्यांगता टेस्ट कराने की, लेकिन उसके बाद वो व्यवस्था बदल दी और उन्होंने कर दिया कि अपनी स्टेट के अंदर अपने जिला के अस्पताल में जाके कराओ। तो उसमें जो सर्टिफिकेट अब बन रहे हैं वो सर्टिफिकेट बड़ी कम उसके परसेंटेज के बन रहे हैं, जो कि पीजीआई में ज़्यादा परसेंटेज के बन रहे थे। ये शिकायतें लगातार आ रही हैं। खैर ऐसी शिकायत अभी तक आपने मुझे बताई है पहली बार, और इस शिकायत के को आधार मानते हुए अगर कहीं हमें कोई इंटरवेंशन करना पड़ेगा तो करेंगे। दिव्यांगता के परसेंटेज तो एक नेशनल लेवल पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर वो परसेंटेज एक ही है, कहीं अंतर नहीं है। परसेंटेज जो दिव्यांगता यहाँ टेस्ट करते हैं पीजीआई में, मान लीजिए किसी की 65% या 67% कर दी, जब वो जिला अस्पताल में जाते हैं दिव्यांग, वही तो कह रहा हूँ, 35% 40% रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ, पैरामीटर एक ही होते हैं। कहीं को गड़बड़ अगर है किसी की मिलेगी तो उस पर हम इंटरव्यून करेंगे कि जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जहाँ से एक जगह से जितने परसेंट का है तो दूसरी जगह से उतना ही बनना चाहिए। एक आध परसेंट ऊपर नीचे की तो समझ में आता है लेकिन जितना आप बता रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं है तो इसको हम चेक करेंगे। नौकरी वाला जो विषय है, हमें 1,62,000 हमारे हो जाएंगे 10 साल में, दुगना हो जाएगा 9 साल में। 9 साल में हो जाएगा। अगले आप देखेंगे कितना हो रहा है, 1 साल में दे पाएंगे। आपने बिना पर्ची बिना खर्ची का लोगों पहले दिन से लेते हैं, 0 टॉलरेंस जैसे करप्शन लेकर ऐसे ही बिना खर्ची बिना पर्ची। और जो आपने भी दौरे किए रुहानी फॉलोअर के, उसमें बहुत सारे बच्चों ने देखा था चीज़ कि आपको बोल रहे हैं कि बिना उसके नौकरी। और आप भी कह रहे हैं कि पहले पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती है 25 लाख का रेट। लीडरों पर से जब हम ये बात करते हैं कि मुख्यमंत्री बिना पर्ची खर्ची की बात करते हैं, और दूसरे वो कांग्रेस के नेता वो कहते हैं 10 साल में उन्होंने कितने मुकदमे दर्ज किए, कौन सा काम किया है? अगर ऐसी कोई बात थी, अगर मैं इस विषय को बताना नहीं चाह रहा था, मैं बताना नहीं, मैं बताना नहीं चाह रहा था कि मैं आपको बताता हूँ। आपने पूछा, बड़ा अच्छा किया, ताकि ये बात आपके माध्यम से जनता को पहुँच जाए। मेरे पास एक डाटा है। देखिए, उनके समय में जो नौकरियां 2006 से मैं शुरू करता हूं, 2006 में उन्होंने भर्ती की 1983 पीटीआई कोर्ट ने रद्द कर दी है। 2007 में जो भर्ती थी कैनाल पटवारी 786 कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी। 2011 में लोअर डिवीजन क्लर्क 437 भर्ती कोर्ट ने रद्द कर दी। 2013 में 146 पद कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी। 2013 में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 102 पद कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी। 2013 में जूनियर इंजीनियर सिविल 381 पद कोर्ट ने रद्द कर दी। विद्युत विभाग में सहायक लाइनमैन 1586 कोर्ट ने रद्द की। विद्युत विभाग में ऑपरेटर के 186 पद भर्ती रद्द की। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती ये कोर्ट ने रद्द की। तो इतनी भर्तियां, 9 भर्तियां उनकी 2004 से लेकर 2013 तक जो की हैं। जेबीटी का वो हमारे गले में डाल गए थे। जेबीटी भी भर्ती जो है वो एक कोर्ट ने रद्द की, उसको बाद में फिर दूसरी जो भर्ती थी उन्होंने स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद कोर्ट ने जो पहली रद्द की थी वो भी मान ली, और इतनी पोस्टें तो एक सिंगल पोस्टें थी, डबल उन्होंने, यानी एक रद्द होने के बाद उन्होंने दूसरी भर्ती उसको चैलेंज किया। ये दोनों करके गए थे, उतनी पोस्टें भी नहीं थी। इस बीच में गेस्ट टीचर्स वो भी रेगुलर हो गए। अल्टीमेटली जेबीटी टीचर्स तो उसके कारण से ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा होने के बाद हमने उसकी जो टीचर प्यूपल रेशो जो होती है, रैशनलाइजेशन का, एक 1:30 की बजाय 1:25 करके तब उनकी नौकरी बचानी पड़ी। तो इसलिए कितनी भर्तियां इनकी रद्द हुई हैं, और मैं चैलेंज कहता हूं कि हमारी एक भी भर्ती रद्द हुई हो, एक भी। हाँ, हमने अपने समय के जो लीकेज लूपहोल्स थे जो इनके समय खूब चलते थे जिसके कारण से रद्द हुई, वो सारे के सारे बंद किए, और बंद करने में हमने ऐसे केसेस बनाए और 700 लोगों को गिरफ्तार किया है। 300 से ऊपर जो केस बने हैं उसमें 700 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया, और बड़े बड़े मगरमच्छ वो भी पकड़े। अब ये कहते हैं ना कि ये सब हुआ है तो हमने पकड़ा है, आपके समय तो एक भी नहीं पकड़ा आपने। जानकारी रखेंगे, कोई ऐसी शिकायत हमारे पास आती है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का निर्देश होता है तो कार्रवाई निश्चित होगी। हाँ, आगे चल करके हमारे प्लानिंग में ज़रूर है कि हरियाणा में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसका है, कौन उसका मालिक है, इसकी जानकारी हम ड्रोन के माध्यम से, लार्ज स्केल मैपिंग के माध्यम से ये हम करने जा रहे हैं। जैसे गांव में भी पहले प्रॉपर्टी का पता ही नहीं होता था किसकी प्रॉपर्टी किसकी नहीं है। हमने जो
स्वामित्व योजना चलाई। उस स्वामित्व योजना के माध्यम से आज गांव की हर प्रॉपर्टी हमको पता है, लेकिन ये काम शहरों में होना भी बाकी है। शहरों में होगा तो हमको पता लग जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, लेकिन प्रॉपर्टी रखना हर किसी का एक जिसको कहना चाहिए मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। जिस किसी की इलीगल प्रॉपर्टी होगी वो निर्देश जहाँ से भी कोई एजेंसी देगी उस पर कार्रवाई करेंगे। करनाल में जो हादसा हुआ राइस मिल का वहाँ पर, तो लेबर जो है वहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्डिंग काफी समय से वो वहाँ पे अधिकारियों को या जो मिल मालिक है उनको बता रहे थे कि बिल्डिंग का जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। डीसी ने भी वहाँ पे कह दिया है कि जो स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का वो अनफिट था। तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हादसा हुआ है, बड़ा दुख है उस हादसे का, और जो मृत हुए हैं उनकी भी सहायता की गई है, जो घायल हैं उनकी भी सहायता की गई, लेकिन सहायता करने से कोई बात पूरी नहीं होती है। हादसा हुआ है, दुखद है, फिर भी वहाँ एक SIT बना दी गई है और वो बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारी करेंगे। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेबर डिपार्टमेंट की भी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर आती है। वो कह रहे हैं कि जो लेबर क्वार्टर्स है वहाँ पर जितनी ऑक्यूपेंसी है, वहाँ जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा 250 लेबर जो है वो एक साथ वहाँ पर उन्हें रखा जाता था लेबर को। मैंने बताया ना कि जो भी कोई SIT की रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद कार्यक्रम शुरू किया है जमीनी हकीकत के लिए, सरकार जमीन पे कार्य ठीक हो रहा है कि नहीं, ऐसे जन संवाद कार्यक्रम में आपको कई योजनाएं आपने शुरू की है लोगों की मुश्किलें, तो ऐसे कई अधिकारियों की शिकायतें आई है जिन्होंने काम नहीं किया और आपने उनको सस्पेंड किया हो या उनके खिलाफ कार्रवाई की हो? देखिए, अभी ऐसे विषय कोई आते नहीं है कि यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ। हर किसी का एक अपनी डिमांड होती है और अपनी जो इच्छा होती है वो अपना रखता है, उस डिमांड को रखता है, सुझाव भी रखते हैं। कोई पर्टिकुलर अधिकारी के खिलाफ ऐसा कोई विषय नहीं आया, और जैसे कोई हमको पता लगेगा उसकी हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई विषय नहीं आया। डॉक्टरों को टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा और 2 दिन तक जो है वो जो बिजली लाइट लाने में क्या नहीं, ऐसा ना कि कोई इंडिविजुअल ऐसी कोई घटना दुर्घटना या दुर्घटना तो क्या एक टेक्निकल फॉल्ट अगर कोई रहा होगा तो ज़रूर उसका कोई कारण रहा होगा, और वो वहाँ बिजली विभाग उसके ऊपर ज़रूर संज्ञान ले ही रहे होंगे कि आखिर अस्पताल में बिजली नहीं जाए, ये तो कभी कट तो लगता ही नहीं है। अस्पताल का एक इमरजेंसी सर्विस होती है, कहीं भी सबसे पहला दायित्व तो बिजली विभाग का होता है कि जो ज़रूरी आवश्यक सेवाएं हैं उनको बिजली दे। नहीं अगर आई है तो ज़रूर कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, उसकी जांच वो कर ही रहे होंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सर, आजकल बीजेपी के 2-3 बड़े सीनियर लीडर्स ये बोलते हैं कि ये गठबंधन सरकार के लिए चलाने तक बढ़ा था, चलाने तक बढ़ेगा, आगे की वक्त देखते हैं, चुनाव में जाना है कि नहीं जाना। देखिए, आज गठबंधन है, जब नहीं रहेगा आपको पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा, सबको पता लगेगा। क्या क्या बनाने की? आदर्श गांव बनाने की योजना थी, आपने भी गांव गोद लिया था, टोटल गांव को गोद लिया था। कितने गांव ऐसे आदर्श गांव बने? देखिए, आदर्श की कोई ऐसी परिभाषा एब्सोल्यूट परिभाषा नहीं होती है। उनको एक फंड दिया जाता है, रूटीन के फंड से अलग 2 करोड़ रुपया अपनी कंस्टिट्यूंसी के 1, 2, 3 गाँव में वो लगा सकते हैं। पहले केवल ग्रामीण क्षेत्र में था, अब डिमांड आई कि जिनका क्षेत्र ग्रामीण है ही नहीं, उस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, हमने उसको इस बार जोड़ दिया कि 2 करोड़ अगर शहरी गांव दोनों ही इलाके में हैं तो 2 करोड़ रुपया जहां लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। अब 2 करोड़ में जो छोटी मोटी आवश्यकताएं गांव की पूर्ति होती है। आदर्श गांव या कभी मॉडल गांव ये अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है। एक बार बीच में नहीं, गोद लेने का मतलब ये है कि वहाँ थोड़ा ध्यान रखें, सरकार का फंड मिलता है उसको लगाएं, या कहीं सरकार के अतिरिक्त भी CSR का फंड है और है। एक बार हमारा जो मेरा निंदाना गांव है, पैतृक गांव है, हमारे रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी, उन्होंने उसको गोद लिया था, तो वो किसी एक कंपनी से CSR फंड से उन्होंने 40 करोड़ रुपये लगाया। इसी प्रकार जो पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी, क्या नाम, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने स्वयं 100 गांव जो हैं वो अपने ट्रस्ट एक बनाया, उसके माध्यम से गोद लिए हुए हैं। गुरुग्राम और नूह जिले के वहाँ वो काम कर रहे हैं। थोड़ा ये प्रायोरिटी होती है, कोई आदर्श अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है कि आदर्श हो गया या नहीं हो गया। सीएम साहब, विधानसभा में आपने घोषणा करी थी कि जो अवैध कॉलोनियां उनको लीगल करने का एक प्रोसीजर है कि 25% अगर बन गई, 50% बन गई, 75% बन गई। उसके साथ एक विषय जुड़ा हुआ 7A वाला टाउन प्लानिंग वाला। टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जो कि 25%, 50%, 75% बन चुकी हैं, तो उनको लीगलाइज करने के लिए भी कोई हम आगे कदम कर रहे हैं। ULB का अलग एक प्रोसेस चल रहा है, टाउन कंट्री प्लानिंग का अलग प्रोसेस चल रहा है। इतना ही है कि वहाँ उनकी जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस कॉलोनी में, जैसे गलियाँ हैं, जैसे नालियाँ हैं, जैसे वहाँ ओपन स्पेस है,
ये जो पैरामीटर्स हैं ज़रूर होने चाहिए। अगर ये होंगे तो उनको लीगलाइज करेंगे और उसमें जो प्लॉट बन चुके हैं वो डेवलपमेंट चार्ज उनसे लेंगे, जो नहीं बने हैं उसका डेवलपमेंट चार्ज का रेट थोड़ा अलग उन्होंने रखा है ताकि जो नहीं बने हैं ताकि वो ठीक से बन सकें। और कोई बहुत भीड़ी गली है वहाँ उस कॉलोनी को और रिकॉग्नाइज वो नहीं किया जाएगा, उसको डिमोलिश नहीं, जो भीड़ी गली है उसको ऑथराइज नहीं किया जाएगा, अप्रूव नहीं किया जाएगा। बस एक ये लास्ट है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कंट्रैक्ट हमने नया किया ज़रूर है, लेकिन वो कोयले के रेट्स विदेश में भी बढ़े, अपने यहाँ भी बढ़े। एक जो पहले का पीपीए था उसमें एक कमी रह गई थी कि चेंज ऑफ लॉ ये जो डोमेस्टिक कोल के ऊपर लागू था, लेकिन जो बाहर का विदेशी कोयला था उसके ऊपर लागू नहीं किया गया था। जबकि विदेशों में भी कोयले के रेट इस कदर बढ़ गए कि जिसके कारण से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा तो जो प्लांट ही आप ले लो, हम नहीं चला सकते। फिर बाकी स्टेट्स के साथ भी विषय आया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, उनकी वायबिलिटी के हिसाब से अगर दोबारा से कोई पीपीए करना चाहे कोई स्टेट तो कर सकती है। तो वायबिलिटी के हिसाब से अब वो, क्योंकि बहुत सस्ती बिजली है, 2 रुपये 92 पैसे का ओरिजिनल रेट था, अगर हम नहीं करते तो 2 रुपये 92 पैसे का वो जो बिजली का रेट कंट्रैक्ट खत्म हो जाता। अब खत्म हो जाता तो कुछ मिलना नहीं था, खत्म करने के लिए वो भी यानी उनके पास भी छूट होती है, हमारे पास भी छूट होती है। बिजली लगातार चला के रखनी है, कई साल का कंट्रैक्ट बाकी बचा है, तो एक समझौता करके उसमें थोड़ा माइनर कितने पैसे 16 पैसे, यानी 2.92 के बजाय 3 रुपये 8 पैसे। अगर हम आज खरीदना चाहें तो आज तो 10 रुपये 8 रुपये बिजली उसमें मिलती है हमको, यानी क्राइसिस में। अगर सस्ती भी लें तो 5 रुपये 6 रुपये से तो ऊपर हमें अपनी नहीं मिलती। तो इससे अच्छा ये है कि एक समझौता करके उस पीपीए को रिवाइज़ किया और 2.92 के बजाय 3 रुपये 8 पैसे में बिजली लेके इसको चालू किया है। और उसमें भी जितनी आवश्यकता हमको थी उतना ही हमने लिया है, बाकी छोड़ा है। अगर हम ये म्यूचुअल आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं करते तो प्लांट तो बंद होने ही होने थे, और अल्टीमेटली उसका लॉस जो है उनको क्या होता क्या नहीं होता, हरियाणा की जनता को तो बहुत होता। हाँ, एक इसमें हमारे पहले एक मिनट पावर सेक्रेटरी रहे हैं उमाशंकर जी, तो इनको उस विषय की ज़्यादा जानकारी है क्योंकि उसमें पिक्चर में थे। जो पिछले साल जो रेट बढ़ाने पिछले साल के कारण कुछ रेट बढ़े हैं, यानी एफएसए जो लगा है उसकी बात है ना। पिछले साल के कारण जो रेट बढ़ी है वो अडानी के कारण नहीं बढ़ी है, उस पावर प्लांट के कारण नहीं बढ़ी है। पिछले साल आपको ध्यान होगा फरवरी में जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो कोयले के दाम सब जगह बढ़ गए। तो क्या हुआ कि कोयले के, और पिछले साल आपको ध्यान भी होगा कि सारे देश भर में कोयले की शॉर्टेज हो गई, जिसके कारण भारत के जो पावर मिनिस्टर थे और कोयले मंत्री थे दोनों को इंटरवीन करनी पड़ी। 1 महीना काफ़ी दिक्कत आई और बाहर से फिर कोयला अरेंज कराया गया। जब कोयला अरेंज कराया गया था वो ज़्यादा रेट में आया, यानी पिछले साल जो हमारी पावर जनरेशन यूनिट है उनकी भी जो रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा आई है, कोयले के रेट बढ़ गए। जो एनटीपीसी के भी जो पावर जनरेशन है उसकी भी पावर जनरेशन कॉस्ट ज़्यादा आई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। वनस्पत इस साल कोयले का रेट कम हो गए, तो वो जो पिछले साल वाली जो रेट जिसके कारण बिजली पैदा हो रही थी, अब एक नॉर्मल यूनिट्स में भी वो जो इफेक्ट आ रहा था वो इस साल नहीं आएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पावर प्लांट के कारण नहीं। हाँ, उस पावर प्लांट के कारण जो डिस्प्यूट अराइज हुई थी वो डिस्प्यूट अराइज हुई थी क्योंकि उस पीपीए में कुछ कमियां थी। वो जो कमियां थी वो पहले सीईआरसी में फिर एप्टल में अडानी के तरफ डिसीजन कराया गया था। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उसमें एक पार्शियल स्टे लेके आए थे, तो उसके कारण बिजली देने बंद हुई थी। अब उसमें एक सॉल्यूशन निकाल के आगे के लिए तो व्यवस्था ठीक करा दी, पीछे की व्यवस्था अब कोर्ट में ही लड़ रहे हैं। जो पिछले की व्यवस्था है, जो कोर्ट जैसे फैसला करेगा वैसे हम लागू। वो जो आप कह रहे हैं ना इतने 100 करोड़ रुपया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, वो उस कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। पिछले साल इम्पोर्टेड कोल भी इस्तेमाल हुआ, पिछले साल इम्पोर्टेड कोल हमने भी इस्तेमाल किया है, देश भर में इस्तेमाल 10%। लेकिन जो बाहर का कोयला आता है वो तकरीबन आपकी 40-45 रुपए पर यूनिट ऐड करता है।
क्योंकि वो कोयला तकरीबन 2-3 गुना ज़्यादा महंगा। इसमें एक चीज़ और है, एक टर्म है FSA, फ्यूल सरचार्ज। और वो फ्यूल सरचार्ज कब लगाया जाता है? जब नॉर्मली जो फ्यूल का रेट होता है, जिसके ऊपर HERC काउंट करके, उसको अकाउंट फॉर करके और रेट तय करते हैं, उसके बाद अचानक रेट बढ़ जाए फ्यूल के, उसका एक प्रावधान है कि उस फ्यूल का अलग से सरचार्ज जो है कंज्यूमर से लिया जा सकता है। आपको ध्यान होगा जब 2014 में हमने जब शासन संभाला था, उस समय भी अगर ठीक से याद होगा तो मुझे 54 पैसे कुछ ऐसा कुछ फ्यूल सरचार्ज था, 27 पैसे करके 2 बार था। फिर हमने पहले फिर उसको धीरे धीरे करके वो ख़त्म किया था। अब ये जो कि पिछले बैकलॉग जो है उस फ्यूल की अमाउंट का वो ज़्यादा हो गया था, जिसको लगा कि आगे पता नहीं रिकवर होगा कि नहीं होगा। फिर अब हमने उसको फ्यूल सरचार्ज लगाया है, लेकिन ये फ्यूल सरचार्ज जितना अमाउंट वो बढ़ गया था उतना कवर होते ही अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा। ये टैरिफ का पार्ट नहीं है। वो तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने ये कहा कि अगर बिजली के ऊपर जो हमें मिलती है इसके ऊपर कोई भी सेस का अगर उसका प्रभाव पड़ेगा तो उसको कंटेस्ट करेंगे। मसला हल हो गया वर्बली हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब लगा के भेजेंगे तो, अगर नहीं लगाएंगे ठीक है। सर, इस पे भारत सरकार से भी एक चिट्ठी जारी हो गई है कि अगर कोई इस तरह पानी के कारण कोई सेस लगाए तो भारत सरकार उस स्टेट को ग्रांट देना बंद कर देंगे, बस अपने आप वापस ले लेंगे। हाँ, चलो अच्छा है वो गिन रहे हैं, अच्छी बात तो ये है। के ऊपर भी कुछ तरीके बनाया कि जो बेरोजगारी हराने की है और कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट है या कोई टेक्निकल लाइन में, उसके लिए भी कोई पोर्टल क्या बनाया? देखिए, HKRN जो है वो इन्हीं लोगों के लिए है जो बेरोजगार हैं, और उसके लगातार हम बैठ के ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि लगभग 8 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं। अब उसमें से कितने नए नौकरी में आ जाते हैं, कितने प्राइवेट नौकरी में चले जाते हैं। हर साल 2 लाख रिप्लेस भी हो जाते हैं, क्योंकि नए 2 लाख उसमें जुड़ते हैं, तो इसका मतलब पुराने 2 लाख निकलते हैं, तभी वो 8 लाख बचे रहते हैं। अब हमने तय किया कि उसके अंदर प्रायोरिटी पर जिनकी परिवार की इनकम कम है या एज वाइज जो 30 और 35 के बीच में पहुंच गए हैं, इन लोगों को HKRN में पहले एडजस्ट किया जाए, लेकिन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिस क्वालिफिकेशन की डिमांड होती है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको दे देते हैं। नया इसमें हमने प्रावधान ये किया है कि अभी तक तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और बोर्ड कॉर्पोरेशन उसी में हम देते थे, ठेकेदारी प्रथा उसी में से समाप्त की, लेकिन अब हमने प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसको भी आह्वान किया है कि आप हमारे इस पोर्टल में से भी चाहो तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या स्किलिंग के हिसाब से आप इसमें से ले सकते हो। और कुछ ऑर्डर आए भी हैं हमारे पास, 150 का तो एक ऑर्डर आया है। बाकी अब इसको एक बार प्रेजेंटेशन ऐसे इंडस्ट्रीज को हम दिखाएंगे ताकि वो लोग यहाँ से लेते हैं, फिर उनका EPF ESI वो सुनिश्चित हो जाएगा। बहुत कंपनियाँ तो ऐसी हैं कि जहाँ रखे ही जाते हैं बिना किसी उसके एनरोलमेंट के, और उनका न तो ESI कटता है ना उनका EPF कटता है। जो हमारे इसमें से जाएगा हर एक का EPF ESI सुनिश्चित हो जाएगा।